हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड है। इसमें मैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड्स पर डिस्कस करूँगा। टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे 3 से 4 वीडियो होंगे। ये काफ़ी छोटे छोटे होंगे जिसे आप इजीली समझ सकते हैं। और ये वीडियो ना सिर्फ यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है बल्कि सेट, टीजीटी और सीटीईटी जैसे एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे। फिर उसके बाद जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो हम अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शिक्षण की अगर हम बात करें तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सिखाने तथा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, तो उसे हम कहते हैं शिक्षण। शिक्षण जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षण वह शिक्षण होता है जो कि शिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाता है, जैसे स्कूलों, कॉलेजों में। तो ऐसे शिक्षण को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षण। दूसरा जो होता है अनौपचारिक शिक्षण, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऐसा इस प्रकार का शिक्षण होता है जो कि हमें घर, परिवार, मित्र इत्यादि से सीखने को मिलता है। तो ऐसे शिक्षण को हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षण। अब शिक्षण की प्रक्रिया की हम बात करते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया के चर के बारे में। शिक्षण जो है वो 3 महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि तत्वों पर आधारित होता है। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं छात्र, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम जो कि शिक्षक के द्वारा छात्रों को बताया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 3 चर हैं, या कहें कि ये तत्व जो हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया के काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व हैं। बिना इसके शिक्षण प्रक्रिया अधूरी है। शिक्षण की अगर हम विशेषता की बात करें तो शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। यह निर्देशात्मक होती है, अर्थात इसमें व्यक्तियों को, बच्चों को जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनको निर्देश के अनुसार समझाया जाता है। और यह निदानात्मक भी होती है, यानी अगर शिक्षा के दौरान किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या होती है तो उसका निदान भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक और छात्र में रोचक संबंध का विकास होता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। एक जो अन्य विशेषता है वो ये कि छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति इसमें पाई जाती है शिक्षण में। यदि क्रियाशील की उपस्थिति छात्र में नहीं होगी तो उसका जो शिक्षा के प्रति रुचि होती है उसकी, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस कारण शिक्षण की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति होना। नेक्स्ट है कि जो शिक्षण होता है ये एक सतत प्रक्रिया होती है जो कि हमेशा चलती है, और शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में योग्यता का विकास किया जाता है। तो ये तो हैं उसकी विशेषताएं, आप इसे लाइन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्य, कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षण, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों एवं कर्तव्यों में परिवर्तन लाना, ताकि व्यक्ति समाज के विकास में सहायक हो सके। तो ये होता है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। और भी कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है वही बता रखा है। अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार की। तो शिक्षण के जो प्रकार हैं वो कई वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। यदि हम बात करें कि क्रिया के आधार पर शिक्षण के प्रकार, तो ये क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं। पहला प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करके छात्रों को बातों को समझाया जाता है। तो इस प्रकार के शिक्षण को हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। दूसरा होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में क्या होता है कि पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं या सामपट पर लिखकर तब समझाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शनी। तो ये दूसरे प्रकार का शिक्षण हो गया। और जो एक तीसरे प्रकार का होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। इसमें एक शिक्षक किताब इत्यादि का सहारा लेता है और किताबों को पढ़कर बच्चों को उसके बारे में बताता है। तो ये 3 प्रकार के शिक्षण होते हैं क्रिया के आधार पर। अभी आगे डिस्कस करते हैं, और भी कई प्रकार होते हैं।
यदि हम बात करें उद्देश्य के आधार पर शिक्षण, तो उद्देश्य के आधार पर भी शिक्षण को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है मनोआत्मक। ज्ञान का विकास जब किया जाए बच्चों में तो हम इसे कहेंगे ज्ञानात्मक शिक्षण। जब भावनाओं का विकास किया जाता है शिक्षा की सहायता से तो हम इसे कहते हैं भावनात्मक शिक्षक। और जब मन का विकास किया जाता है छात्रों में शिक्षक के द्वारा तो हम इसे कहते हैं मनोआत्मक शिक्षण। तो ये तीन प्रकार हैं शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर। नेक्स्ट है शासन प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है। जब निरंकुशता से पर आधारित शिक्षा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं निरंकुश शिक्षण। प्रजातंत्र पर आधारित जब शिक्षा दी जाती है छात्रों को तो हम उसे कहते हैं प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। और नेक्स्ट है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो ये है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण। सो जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षण के प्रकार के बारे में, तो शिक्षण की जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक छात्र केंद्रित विधि और दूसरी होती है शिक्षक केंद्रित विधि। तो जो छात्र केंद्रित विधि होती है शिक्षण की, इसमें छात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा को ग्रहण करने में। जबकि जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा को प्रदान करने में। तो जो छात्र केंद्रित विधि होती है इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है जैसे कि ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि वो विधि होती है जिसमें कुछ छात्र जो होते हैं वो अध्यापकों के निर्देश को ध्यान में रखकर कार्य को करते हैं और यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो उसके लिए अपने अध्यापक की सहायता भी लेते हैं। तो ऐसी विधि जो होती है शिक्षण की यानी शिक्षा प्राप्त करने की, उसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है वो है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि इसे हम लोग कह सकते हैं कि असाइनमेंट। ये असाइनमेंट टाइप की विधि होती है जिसमें एक अध्यापक के द्वारा कोई विषय दिया जाता है, फिर उस विषय पे जो विद्यार्थी होता है वो कुछ रिसर्च करता है और फिर उसके ऊपर एक मॉडल सा तैयार कर शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। तो हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार का ये असाइनमेंट होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रयोजन विधि। नेक्स्ट जो है वो है आगमन विधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगमन निगमन विधि। तो आगमन और निगमन जो विधि होती है इसमें जो विषय का चयन होता है वो विद्यार्थी स्वयं करता है और स्वयं ही वह निष्कर्ष तक पहुँचता है। तो ये जो हैं विधियाँ ये छात्र केंद्रित विधि हैं जिसमें अधिकतर जो कार्य होता है शिक्षा का वो छात्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है शिक्षक केंद्रित विधि। अब जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा को प्रदान करने में। अब शिक्षक है तो वो कई प्रकार की विधि का प्रयोग करता है शिक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि व्याख्यान विधि, जैसा कि आप यहाँ देख रख सकते हैं, ऐतिहासिक विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि और निरीक्षणात्मक विधि। इन सब विधियों का प्रयोग शिक्षक करता है छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में। तो जो शिक्षक केंद्रित विधि है इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षक केंद्रक विधि जैसे मैंने लिख रखा है, सबसे पहली जो विधि है वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान जो विधि होती है वो एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी विषय को सुव्यवस्थित ढंग से समझाया जाता है। इसको समझाने में एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक का भी सहायता लेता है। तो ऐसी विधि जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से एक शिक्षक छात्रों को समझाता है उसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि। दूसरी जो हमारी विधि है वो है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में किसी भी विषय को कहानी के रूप में समझाया जाता है। यह विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अधिकतर जो छात्र होते हैं उन्हें कहानी के माध्यम से ही किसी भी विषय को समझने में काफ़ी सहायता होती है, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक विधि। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला जो विधि होती है इसमें कुछ निश्चित विषय होते हैं, उन विषयों को समझाने के लिए जो शिक्षक होता है और छात्र जो होते हैं वो विशेष प्रयोग करते हैं और प्रयोग के द्वारा उन विषयों को समझते हैं। तो जब अध्यापक प्रयोग के द्वारा
किसी विषय को समझाता है तो ऐसी विधि को हम कहते हैं प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट जो है वो है समस्या समाधान विधि। यहाँ आप देख सकते हैं समस्या समाधान विधि में होता क्या है कि यदि किसी भी छात्र की किसी प्रकार की समस्या होती है तो अध्यापक उस समस्या का समाधान करता है। तो इस विधि में वो शिक्षण जो प्रदान कर रहा है वो समस्या को देखकर करता है। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट जो है वो है निरीक्षणात्मक विधि। निरीक्षणात्मक विधि के अंतर्गत एक शिक्षक जो होता है वो पहले छात्रों की समस्याओं को निरीक्षित करता है, पहले उसे जानता है, फिर उसके पश्चात उसका समाधान उन्हें बताता है। तो ये जो विधियां होती हैं ये मुख्य रूप से शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अब बात करते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। अब शिक्षा को प्रभावित करने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि निजी कारण। अब निजी कारण में दो कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि पारिवारिक कारण। यदि कोई अध्यापक है उसका पारिवारिक स्थिति जो है वो खराब है, परिवार में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो वो उसकी शिक्षण पे प्रभाव डाल सकता है। दूसरा होता है विद्यालय की स्थिति। यहाँ आप देख सकते हैं पारिवारिक स्थिति और विद्यालय की स्थिति। अब विद्यालय में अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा या विद्यालय का वातावरण उसको प्रभावित करता है शिक्षा प्रदान करने से, तो जो शिक्षण होता है वो प्रभावित होता है। तो ये तो होते हैं निजी कारण जिससे कि शिक्षण प्रभावित होता है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण जब होता है जब कोई शिक्षक बिना किसी कह सकते हैं एक्सपीरियंस के या बिना किसी ज्ञान के शिक्षा जब प्रदान करता है। यदि किसी भी अध्यापक में अगर ज्ञान नहीं है तो वो अपनी शिक्षा को नहीं प्रदान कर सकता और ना ही छात्र रुचि से उसकी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस कारण एक शिक्षक को पढ़ाने से पहले उस विषय से संबंधित ज्ञान का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये कहलाता है बौद्धिक कारण जो कि शिक्षा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत वो कारण आते हैं जैसे कि यदि कोई एक शिक्षक है उसकी अंदर से अगर इच्छा नहीं है या अंदर से उसका जो रुचि होती है पढ़ाने की अगर वो नहीं होगी तो वो अच्छा शिक्षण नहीं कर पाएगा। तो एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है शिक्षण को प्रभावित करने का। तो ये तीन ऐसे कारण हैं, निजी कारण, दूसरा है बौद्धिक कारण और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से पूछ रहा था कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो शिक्षा को प्रभावित नहीं करता है। तो आप याद रखें ये 3 कारण इसमें शामिल हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है अध्येता। अब अध्येता किसे कहते हैं? अध्येता वह बालक होते हैं जो कि शिक्षा ग्रहण करते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करना। तो उन्हें हम कहते हैं अध्येता, जो कि विद्यालयों में आते हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। अब अध्येता की कई विशेषताएं होती हैं। जैसे कि वंशानुगत कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वंश से प्राप्त होती है। अब उसमें कई प्रकार की विशेषताएं आ जाएंगी, जैसे कि अगर एक विद्यार्थी है अगर उसे वंश के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर उसमें उनकी जो पीढ़ियां होंगी अगर शिक्षा के प्रति उनका अगर लगाव नहीं होगा तो वंश में जो बच्चा है उसका भी कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जो लगाव होगा वो कम होगा। तो वंश अनुगत जो प्रभाव होता है ये भी एक छात्र पे पड़ता है। दूसरा होती है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है एक जो विद्यार्थी है उसकी मूल भावना क्या है। यदि वो शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रखता, यदि उसकी मूल भावना कुछ और है तो वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। तो मूल प्रवृत्ति में उसकी शिक्षा हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये भी उसकी एक विशेषता कहलाती है। आदत एवं थकान जो होती है वो शिक्षण में बहुत बड़ी बाधा है। एक विद्यार्थी शिक्षा जो अध्येता होता है यानी वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता यदि वह थका हुआ है और यदि उसे किसी और चीज़ की आदत है तो। प्रेरणा भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्योंकि प्रेरणा ही एक छात्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी अग्रसर करती है। तो प्रेरणा हमेशा ही एक छात्र को चाहिए होती है, यदि उसे ये ना दी जाए तो वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। नेक्स्ट है खेल आधारित प्रणालियाँ।
खेल आधारित प्रणालियों का मतलब है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी होते हैं, खेल सबके जीवन में महत्वपूर्ण है, किंतु खेल के माध्यम से यदि अध्येता अध्ययन करता है या फिर शिक्षक खेल विधि का प्रयोग कर कर छात्रों को शिक्षा ग्रहण करता है तो ये सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो एक अध्येता में ये सारी विशेषता होनी चाहिए, यानी वंशानुगत उसमें अच्छा माहौल हो, मूल प्रवृत्ति उसकी शिक्षा के प्रति हो, उसमें आदत शिक्षा की हो, थकान उसमें ना हो, प्रेरणा उसे लगातार मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक सहायक सामग्री के प्रकारों के बारे में। अगर हम बात करें तो जो हमारी शिक्षण से संबंधित सहायक सामग्री हैं वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटी हुई हैं। मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटी हुई हैं। पहला, वह साधन जिनको देखने का प्रभाव अधिक पड़ता है छात्रों पर। अब इसमें आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं रेडियो को, किसी तस्वीर को ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को ले सकते हैं। दूसरा, वह साधन होता है जिसमें एक जो छात्र होता है वो सुनकर शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं रेडियो का। तीसरा जो साधन है शिक्षा प्राप्त करने का वो है स्वर्ण और दृश्य उपकरण के द्वारा। इसमें आप टीवी का उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि शैक्षणिक सहायक सामग्री हैं ये 3 वर्गों में ही मुख्य रूप से बांटी गई हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो है शैक्षणिक उपकरण होते हैं ये मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला है रेखा चित्रात्मक उपकरण। इसमें वो उपकरण आते हैं जो कि चित्र के रूप में होते हैं, जैसे कि फोटो, एल्बम, मानचित्र युद्ध योजना इत्यादि। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से एक शिक्षक इनको दिखाकर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है आप देख सकते हैं प्रदर्शन पट में हम शामिल कर सकते हैं श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को और बुलेटिन बोर्ड को। इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो कुछ लिखता है और फिर छात्र उन्हें देखकर फिर उसे ग्रहण करता है। और बुलेटिन बोर्ड अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी होती है शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए तो उस पर वो लगाया जाता है जिससे कि छात्र वो जानकारी प्राप्त कर सके। तो बुलेटिन बोर्ड भी एक प्रकार का प्रदर्शन पट्टा होता है। त्रिआयामी उपकरण। अब त्रिआयामी उपकरण वो उपकरण होते हैं जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसके बारे में कुछ कह भी सकते हैं, जैसे कि कठपुतली नृत्य। अब कठपुतली का जो नृत्य होता है ये खासतौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है ये। झांकियाँ। अब झांकियों में आप देखेंगे कि इसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अपने विचार भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिआयामी उपकरण। अब श्रवण जो उपकरण होते हैं, श्रव्य उपकरण, उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ को सिर्फ सुन सकते हैं। अब इसमें शामिल हो सकता है टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण इत्यादि। सो ये 4 उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम शिक्षा को प्रदान भी करते हैं और कुछ छात्र शिक्षा को ग्रहण भी करते हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन प्रणाली के बारे में कि मूल्यांकन प्रणाली होती क्या है। तो मूल्यांकन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो शिक्षण परिस्थितियां होती हैं और जो अनुभव होता है उनको प्राप्त करने का, उन्हें जांचने का जो प्रयास किया जाता है उसे हम कहते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अगर हमने शिक्षा में कुछ उद्देश्य निर्धारित कर रखा है तो वो जो हमने उद्देश्य बनाया था वो कितना प्रभावी हुआ है, उसे हमने कितना अभी तक प्राप्त किया है और प्राप्त करने में क्या क्या समस्याएं हमें आ रही हैं, उन सबको जानने के लिए हमें मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करना पड़ता है। तो मूल्यांकन प्रणाली हमें ये 3 बातें बताती हैं कि शिक्षा के दौरान क्या समस्याएं आई हैं और शिक्षा में जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया था वो कितना प्राप्त हुआ है और शिक्षा के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें मूल्यांकन प्रणाली से पता चलती है। अब मूल्यांकन प्रणाली जो होती है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक परीक्षा और दूसरी होती है लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा में हम ये जानते हैं कि एक व्यक्ति के विचार कैसे हैं,
मौखिक परीक्षा में एक व्यक्ति होता है जिससे कि दूसरा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछता है और उसका जवाब उसे तुरंत ही देना होता है अपने मुंह से। तो ऐसी जो परीक्षा होती है उसे हम कहते हैं मौखिक परीक्षा। हम इसे ओरल एग्जाम भी कह सकते हैं। लिखित परीक्षा वो परीक्षा होती है जिसमें पहले प्रश्न होते हैं, फिर जो सामने का अभ्यर्थी होता है वो अपने उत्तर को लिखित रूप में प्रदान करता है, तो उसे हम कहते हैं लिखित परीक्षा। तो ये मूल्यांकन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मूल्यांकन मुख्य रूप से इसीलिए किया जाता है ताकि हम शिक्षा की परिस्थितियों को जान सकें और उसमें भावी रूप से सुधार कर सके, ताकि वो भविष्य में जो समस्याएं आ रही हैं उसका निदान किया जा सके। ये तो था हमारा वीडियो टीचिंग टूल के ऊपर, यानी शैक्षणिक सहायक सामग्री के बारे में। आशा करता हूँ